हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर पूनम शर्मा और आप देख रहे हो मेरा चैनल स्माइल ओपनली। चलिए आज जानते हैं हेपेटाइटिस बी के बारे में। हेपेटाइटिस बी क्या है? हेपेटाइटिस बी क्या है? कितने लोग हेपेटाइटिस बी से संक्रमित है? हेपेटाइटिस बी इतना खतरनाक क्यों है? तीव्र हेपेटाइटिस बी क्या है? क्रोनिक हेपेटाइटिस बी क्या है? क्या हेपेटाइटिस बी की चिकित्सा उपलब्ध है? मेरे हेपेटाइटिस बी की चिकित्सा के लिए क्या विकल्प उपलब्ध है? ये आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि हेपेटाइटिस बी क्या है। हेपेटाइटिस बी विश्व का सबसे अधिक सामान्य लीवर या यकृत का संक्रमण है, यानी कि लीवर इन्फेक्शन है। यह हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है, जिसको HBV भी कहते हैं, जो लीवर पर हमला करते हैं और उसे नुकसान पहुंचाते हैं। यह रक्त द्वारा, असुरक्षित यौन संबंध द्वारा, दूसरों के लिए उपयोग की गई सुई या एक ही सुई कई लोगों के लिए उपयोग में लाई जाए उससे और संक्रमित माता द्वारा नवजात शिशु में गर्भावस्था के दौरान या प्रसूति के दौरान ये ट्रांसफ़र होता है। अधिकांश वयस्क लोग जो इस रोग से संक्रमित होते हैं किसी समस्या के बिना इस रोग से छुटकारा पा लेते हैं, किंतु कुछ वयस्क लोग यानी कुछ एडल्ट्स ऐसे होते हैं और कुछ नवजात शिशु और बच्चे इस वायरस से मुक्त नहीं हो पाते हैं और क्रोनिक संक्रमण के शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोग एक अच्छे समाचार यह है कि इस रोग को रोकने के लिए और हेपेटाइटिस बी से संक्रमित व्यक्तियों के लिए सुरक्षित वैक्सीन और नई चिकित्सा उपलब्ध है। अब जानते हैं कि कितने लोग हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हैं। विश्व में 2 बिलियन लोग को हेपेटाइटिस बी का संक्रमण है। 240 मिलियन लोग क्रोनिक संक्रमण से पीड़ित हैं। इसका अर्थ है वायरस से मुक्त नहीं हो सकते। अंदाजन काफ़ी लोग प्रतिवर्ष हेपेटाइटिस बी और इसकी जटिलता के कारण मरते हैं। हेपेटाइटिस बी इतना खतरनाक क्यों है? हेपेटाइटिस बी खतरनाक है क्योंकि यह एक शांत संक्रमण है जो लोगों को उनकी जानकारी के बिना ही संक्रमित करता है। अधिकतर लोगों को हेपेटाइटिस बी से संक्रमित होते हैं वे इस संक्रमण से अनजान रहते हैं और अनजाने में वायरस दूसरे लोगों को खून के द्वारा और शरीर के संक्रमित प्रवाही द्वारा फैलाते हैं। ऐसे लोग जो क्रोनिक संक्रमण से ग्रस्त हैं उन्हें पिछली आयु में सिरोसिस या फिर लीवर कैंसर होने की संभावना रहती है। वायरस कई वर्षों तक खामोशी से अविरत रूप से लीवर पर हमला करता रहता है और पेशेंट को या फिर मरीज को पता ही नहीं चलता। एक्यूट हेपेटाइटिस क्या है? एक्यूट हेपेटाइटिस मतलब तीव्र हेपेटाइटिस बी। तीव्र हेपेटाइटिस बी या एक्यूट हेपेटाइटिस बी का संक्रमण 6 माह तक रह सकता है, चाहे इसके लक्षण दिखाई दे या न दे। संक्रमणग्रस्त लोग इस समय के दौरान वायरस दूसरों को लगा सकते हैं। एक सादा रक्त परीक्षण किसी को भी बता सकता है कि हेपेटाइटिस बी के वायरस उसके रक्त में है या नहीं, या वे सफलतापूर्वक इस वायरस से छुटकारा पा चुके हैं। आपके चिकित्सक जब आपको बताए कि अब आपके रक्त में हेपेटाइटिस बी के वायरस नहीं है, तो दूसरों को इस संक्रमण की संभावना से बचाना महत्व रखता है। यह भी इम्पोर्टेंट है कि आपके यौन संबंधों के साथीदार और परिवार के सदस्य या ऐसे लोग जो आपके परिवार में आपके समीप रहते हैं का भी रक्त परीक्षण करवाएं। उनका ब्लड टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि उन्हें संक्रमण नहीं है और उन्हें हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन नहीं लिया है तो उन्हें भी हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन का कोर्स पूरा करना चाहिए। तीव्र संक्रमण के लक्षणों में भूख लगना,
जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, हल्का बुखार और पेट में दर्द रहना है। हालांकि अधिकतर लोगों को लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। यह लक्षण संक्रमण के कुछ दिनों बाद दिखाई देते हैं। कुछ लोगों को अधिक सीरियस लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि जी मचलना, उल्टी, आंखों और त्वचा का पीला हो जाना या फूला हुआ पेट, या ऐसे चिन्ह हैं जिनके कारण चिकित्सक के पास जाना आवश्यक लगे। यदि एक्यूट हेपेटाइटिस बी संक्रमण के लिए इलाज आवश्यक हो तो व्यक्ति को अस्पताल में चिकित्सा के लिए दाखिला किया जाता है और आराम और लक्षणों की चिकित्सा प्राथमिक लक्ष्य है। जान का जोखिम हो ऐसी दुर्लभ गंभीर स्थिति फुलमिनेंट हेपेटाइटिस एक नए तीव्र संक्रमण के साथ हो सकता है और उसका इलाज तुरंत अति आवश्यक डॉक्टर से किया जा सकता है, क्योंकि इस रोग में व्यक्ति अचानक लीवर फेलर का शिकार हो सकता है। नए संक्रमण के दौरान अपने लीवर की सुरक्षा के लिए कुछ सादे उपाय यह है कि शराब नहीं पीनी चाहिए, धूम्रपान बंद करें या कम करें, आरोग्य सभर खुराक लें, तेल वाले या चर्बी वाले खाद्य पदार्थ न खाएं, अपने चिकित्सक से अपनी दवाओं के बारे में बात करें, बाजार से लेने वाली दवाएं और दूसरे जो भी सवाल आप चिकित्सक से पूछना चाहते हैं पूछें। विटामिन और लीवर हेल्थ सप्लीमेंट आपकी अधिक सहायता नहीं कर सकते हैं और आपके लीवर को अधिक नुकसान होने की संभावना रहती है। किसी भी रक्त की जांच जो एक्यूट इन्फेक्शन में से अच्छा होने के लिए आवश्यक हो, उसके पहले अपने डॉक्टर से पहले परामर्श करें। अब जानते हैं क्रोनिक हेपेटाइटिस बी क्या है। जिस व्यक्ति को 6 माह से अधिक समय के लिए हेपेटाइटिस बी वायरस हो, उनके ब्लड की प्रथम जांच के बाद उनको क्रोनिक हेपेटाइटिस बी होने का निदान किया जाता है। इसका अर्थ है उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति इस रोग को संपूर्ण रूप से नाबूद नहीं कर सकती है और संक्रमण अब भी उनके रक्त में और लीवर में मौजूद है। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी होने का कारण आयु के साथ सीधा संबंध है। जो पहली बार हेपेटाइटिस बी वायरस का शिकार होता है, 10% संक्रमण वाले नवजात शिशु और बच्चों को क्रोनिक हेपेटाइटिस बी संक्रमण होने की संभावना रहती है। 50% संक्रमित बच्चों जिनकी आयु 2 से 5 वर्ष की है को क्रोनिक हेपेटाइटिस बी संक्रमण होने की संभावना रहती है। 5 से 10% संक्रमित वयस्क यानी कि अडल्ट्स होते हैं, उनमें क्रोनिक हेपेटाइटिस बी संक्रमण होने की संभावना रहती है। उनमें से 10% लोग पुनः स्वास्थ्य प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि वो एकदम ठीक हो जाते हैं। यदि आपको पता चले कि आपको क्रोनिक हेपेटाइटिस बी है तो आपको बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोगों को इस रोग के लक्षण दिखाई नहीं देते और हेपेटाइटिस बी वायरस उनके शरीर में प्रवेश करने के कई दशकों के बाद उन्हें इसका पता चलता है कि उन्हें हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है। उन्हें आश्चर्य और आघात लगता है। शुभ समाचार ये है कि अधिकतर लोग जिन्हें क्रोनिक हेपेटाइटिस बी है, वे लंबे समय तक तंदुरुस्त जीवन गुजार सकते हैं। अधिकतर प्रेग्नेंट लेडीज़ यानी कि गर्भवती महिलाएं नहीं जानती कि उन्हें हेपेटाइटिस बी का संक्रमण है और अनजाने में भी यह वायरस अपने नवजात शिशुओं को उनके जन्म के समय ट्रांसफ़र करती हैं। नवजात शिशुओं को क्रोनिक हेपेटाइटिस बी का संक्रमण होने का खतरा इतना अधिक रहता है कि WHO और US के डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने सिफारिश की है कि सभी नवजात शिशुओं को उनके जन्म के 12 से 24 घंटों के अंदर ही हेपेटाइटिस बी की प्रथम खुराक दी जाए। ऐसी दवाइयाँ थेरेपीज़ मौजूद है जो हेपेटाइटिस बी वायरस को नियंत्रित करती है और उन्हें रोकती है, जिससे लीवर को अधिक नुकसान न हो। और कुछ आशास्पद दवाइयों पर संशोधन चल रहा है जो निकट के भविष्य में इस रोग को बिल्कुल अच्छा कर दे। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी के साथ जी रहे लोगों में लीवर की गंभीर बीमारी होने
का या लीवर कैंसर होने की अधिक संभावना रहती है। इसकी तुलना में जिन्हें हेपेटाइटिस बी का संक्रमण नहीं है, उन्हें क्रोनिक हेपेटाइटिस बी नहीं है, उन्हें ऐसा कोई खतरा नहीं रहता। फिर भी कई ऐसे शारीरिक क्रियाएं हैं जिनसे उनका जोखिम कम होने में सहायता मिलती है। लीवर के विशेषज्ञ के पास या ऐसे डॉक्टर्स के पास जिसे हेपेटाइटिस बी के बारे में जानकारी हो, उनसे हर 6 माह से अपना चेकअप करवाएं या कम से कम वर्ष में एक बार जांच अवश्य करवाएं, जिससे वे आपके लीवर के आरोग्य की देखभाल कर सके। अपने डॉक्टर से बात करें कि क्या आपका क्रोनिक हेपेटाइटिस बी संक्रमण लीवर की गंभीर बीमारी या लीवर के कैंसर को रोकने में सहायक हो सकता है। नए संशोधनों में जो वयस्क बच्चे और नवजात शिशु जिनका क्रोनिक हेपेटाइटिस बी का संक्रमण होता है, उनके लिए वर्तमान समय में तो कोई इलाज उपलब्ध नहीं है, परंतु अच्छा समाचार ये है कि ऐसे इलाज उपलब्ध है जिनसे लीवर की बीमारी की गति, वायरस की प्रगति को धीमी की जा सकती है। जो हेपेटाइटिस बी के वायरस कम संख्या में पैदा होंगे, जो लीवर को कम नुकसान होगा। कभी कभी इन दवाइयों से वायरस को खत्म भी किया जा सकता है, हालांकि सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होता है। नए संसाधनों से क्रोनिक हेपेटाइटिस बी को संपूर्ण तौर पर मिटाने का इलाज नज़दीक के भविष्य में मिल जाएगा, ऐसी आशा है। हमारी ड्रग वॉच की मुलाकात लें और जहां पर अन्य आशास्पद दवाइयों की सूची मिलेगी जिन पर अब जानते हैं मेरे हेपेटाइटिस बी के इलाज के लिए मेरे पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं। एक्यूट संक्रमण के लिए आमतौर पर कोई इलाज उपलब्ध नहीं है, सिवाय कि आराम करें और किसी भी चिन्ह के नियंत्रण के उपाय करें। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी कई प्रथम लाइन के इलाज है और 2 एंटीवायरल या फिर वियर्ड उपलब्ध है, यानी कि टेनोफोविर। यह दवाई वायरस को नियंत्रित करती है और लीवर को नुकसान होने के जोखिम को कम करती है। किसी वायरल केस में यह दवाई बीमारी के वायरस के संपूर्ण रूप से खत्म भी कर देती है। FDA द्वारा मान्य की गई दवाइयों की संपूर्ण सूची के लिए और हेपेटाइटिस बी के लिए कुछ आशास्पद दवाइयाँ हैं जिनके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से या अपने चिकित्सक से जाके ये सवाल कर सकते हैं कि हमें हेपेटाइटिस बी के रोकथाम के लिए या हेपेटाइटिस बी को ख़त्म करने के लिए कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए, जिससे आप समय से पहले या फिर किसी ज़्यादा प्रॉब्लम होने से पहले ही इसका इलाज करवा सकते हैं। अब जानते हैं इसकी रोकथाम और वैक्सीनेशन के बारे में। मोस्टली ये सवाल पूछा जाता है कि मुझे हेपेटाइटिस बी कैसे हो सकता है। क्या हेपेटाइटिस बी आमतौर पर संक्रमणकारी होता है, या हेपेटाइटिस बी से सबसे अधिक संक्रमण होने की किसके लिए संभावना है, या हेपेटाइटिस बी के वैक्सीनेशन के लिए क्या सिफारिश है। क्या हेपेटाइटिस बी वैक्सीन सुरक्षित है, क्या वैक्सीन से मुझे हेपेटाइटिस बी हो सकता है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कितने समय के अंतर से लिया जाना चाहिए, या हेपेटाइटिस बी से बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। मुझे हेपेटाइटिस बी कैसे हो सकता है। हेपेटाइटिस बी एक संक्रमणकारी रोग है जो वायरस से होता है और ब्लड के द्वारा यह फैलता है। कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे हेपेटाइटिस बी दूसरे व्यक्तियों में भी फैलता है, जैसे कि इन्फेक्टेड ब्लड या फिर संक्रमित शारीरिक प्रवाही के संपर्क में आने से। जिसे हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो उसके साथ असुरक्षित संबंध रखने से, दूसरे के लिए उपयोग की गई या दोबारा उपयोग में ली गई सुई के उपयोग से। उदाहरण के तौर पर गैर कानूनी ड्रग्स के लिए उपयोग में ली जा चुकी सुई का दोबारा उपयोग करें, या ऐसी सुई का उपयोग इंजेक्शन, एक्यूपंक्चर, टैटूज या कान या शरीर के किसी भी भाग में छेद लगाने के लिए करें जो योग्य तौर पर स्टेरलाइज नहीं की गई हो।
इन्फेक्शन वाली माता से उसके नवजात शिशु में प्रेगनेंसी या प्रसूति के दौरान बिना स्टेलाइज की गई सुई जो सड़क छाप डॉक्टर्स बिना स्टेलाइज की गई सुई जो सड़क छाप डॉक्टर्स, दांत के डॉक्टर या हजाम द्वारा उपयोग की जाती है। क्या हेपेटाइटिस बी कैजुअली ट्रांसमिट हो सकता है? नहीं, हेपेटाइटिस बी आमतौर पर किसी के स्पर्श से नहीं फैलता। आपको हवा से, किसी को गले लगाने से, छूने से, छींकने से, खांसी से, टॉयलेट की सीट से या ऐसे व्यक्ति के पकाए खाने खाने से जिसे हेपेटाइटिस बी हुआ हो, यह बीमारी नहीं फैलती। हेपेटाइटिस बी किसको होने का अधिक खतरा है? परिवार या घर में रहने वाले अन्य सदस्य जिसको हेपेटाइटिस बी का संक्रमण है, उसके समीप या संपर्क में रहने से, यौन संबंध में सक्रिय वयस्क या तरुण वय के व्यक्ति, ऐसे पुरुषों को जो पुरुषों के साथ संबंध रखते हैं, संक्रमण वाली माता के जन्मे हुए नवजात शिशु को, चिकित्सा के काम में जुटे कार्यकर्ता और चिकित्सकों को, ताकीद की सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बाहर से खून चढ़ाया हो या ठीक तरीके से शुद्ध नहीं किया गया हो, ऐसा खून चढ़ाया हो, इंजेक्शन से ड्रग्स लेने वाले भूतकाल और वर्तमान के लोगों को, ऐसे लोग जो टैटू बनवाते हैं या शरीर में छेद लगवाते हैं, ऐसे लोग जो सड़क पर काम करने वाले डॉक्टर्स, दांत चिकित्सक या हजाम से इलाज करवाते हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के लिए क्या सिफारिश है? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नवजात शिशु से लेकर 17-18 वर्ष के आयु तक के बच्चों के लिए WHO द्वारा और US सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन द्वारा सिफारिश की जाती है। CDC यह भी सिफारिश करती है कि जो वयस्क हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं उन्हें वैक्सीन देना चाहिए। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन सुरक्षित और असरदार है। इसे सभी नवजात शिशुओं के लिए जन्म के समय देने की सिफारिश की जाती है और 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए सिफारिश की जाती है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन मधुप्रमेह के वयस्क मरीजों और अपने व्यवसाय के कारण अधिक जोखिम वाले वातावरण में काम करने वालों के लिए उनके जीवन के तरीकों, उनका वातावरण और जन्म के देश को ध्यान में रखकर उनके लिए भी इस वैक्सीन की सिफारिश की जाती है। सभी को कुछ न कुछ जोखिम रहता है। सभी एडल्ट्स को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन आजीवन सुरक्षा के लिए और रोका जा सके ऐसे लीवर के रोग के लिए वैक्सीन लेना चाहिए। क्या हेपेटाइटिस बी वैक्सीन सुरक्षित है? हाँ, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन सुरक्षित और असरदार है। वास्तव में यह प्रथम कैंसर विरोधी वैक्सीन है क्योंकि यह आपको हेपेटाइटिस बी से बचाता है और विश्व में 80% लीवर कैंसर का कारण है। विश्व में 1 बिलियन डोज से अधिक वैक्सीन दिए जा चुके हैं। चिकित्सा और वैज्ञानिक अभ्यास से ज्ञात होता है कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किसी भी वैक्सीन से अधिक सुरक्षित है। क्या मुझे वैक्सीन लेने से हेपेटाइटिस बी हो सकता है? नहीं, वैक्सीन लेने से आपको हेपेटाइटिस बी नहीं हो सकता। वैक्सीन को सिंथेटिक यीस्ट या खमीर से प्रयोगशाला में बनाया जाता है। आम साइड इफ़ेक्ट में जहां वैक्सीन दिया जाता है उस हाथ पर लाली या फिर स्वेलिंग हो सकती है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कितने समय के अंतर रीशेड्यूल करनी चाहिए? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आपके डॉक्टर के पास उपलब्ध है और स्थानीय अस्पताल में या क्लिनिक में आमतौर पर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के 3 डोज लेने होते हैं, जो कि 11 साल से 15 साल के तरुणों के लिए 2 अधिक खुराक भी लेना होता है। यह अवश्य याद रखें कि इन्फेक्शन वाली माता को पैदा होने वाले नवजात शिशु को प्रसूति रूप में ही हेपेटाइटिस बी का प्रथम डोज दिया जाना चाहिए अथवा जन्म के 12 घंटे के अंदर देना चाहिए। प्रथम शॉट किसी भी समय पर किंतु नवजात शिशु को प्रसूति रूप में नहीं देना चाहिए। दूसरा शॉट प्रथम शॉट के 1 माह बाद दिया जाता है। तीसरा डोज प्रथम डोज के 6 माह बाद दिए जाते हैं।
आपको दोबारा हेपेटाइटिस बी का कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप किसी भी डोज को भूल जाएं या चूक जाए, उदाहरण के तौर पर यदि आप वैक्सीन का कोर्स बंद कर दें तो दूसरा डोज आप जब लेना चाहें, और इस बात याद रखें कि आपको तीसरा डोज 1 माह के बाद लेना है। यदि आपने प्रथम डोज नियत समय पर ली और तीसरा शॉट चूक जाते हो तो आप जब भी ले सकें तीसरा डोज ले लें। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आपको हेपेटाइटिस बी से पूर्ण सुरक्षा प्राप्त है। एक सादा रक्त परीक्षण कराएं जिससे आपके एंटीबॉडी टाइटर्स की जांच हो सके। इससे आपको पता चलेगा कि आपका वैक्सीन सफल है या नहीं है। अपने आप को हेपेटाइटिस बी से बचाने के लिए मुझे और क्या करना चाहिए? हेपेटाइटिस बी संक्रमण वाले रक्त से और संक्रमण वाले शरीर के प्रवाही से फैलता है, तो आप कुछ सरल कार्यों द्वारा अपने आप को संक्रमण से बचा सकते हैं। रक्त को या किसी भी शारीरिक प्रवाही को छूने से बचें। यौन साथी के साथ निरोध का उपयोग करें। गैर कानूनी ड्रग्स से बचें और डॉक्टर की दी हुई दवाइयों का ओवरडोज न लें। ऐसी दवाइयों के इंजेक्शन से भी बचें। तेज़ धार वाली वस्तुएं जो दूसरों ने न उपयोग में ली है और उसके उपयोग से बचें, जैसे कि ब्लेड, टूथब्रश, कान और ईयरिंग और नेल कटर। यह ध्यान रखें कि कीटाणु रहित सुई और साधनों का ही उपयोग दवाइयाँ, दांत के डॉक्टर, एक्यूपंक्चर, टैटूज, कान और शरीर के किसी भी भाग को छेदने के लिए उपयोग में लिए जाए। हाथ में मोजे पहने और फैले हुए खून को साफ करने के लिए नए सॉल्यूशन और ब्लीच और पानी का उपयोग हो। रक्त को छूने या खून साफ करने के बाद अपने हाथ साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लें। अब जानते हैं हेपेटाइटिस बी का ब्लड टेस्ट कैसे करवाते हैं। क्या हेपेटाइटिस बी के लिए कोई ब्लड टेस्ट है? हेपेटाइटिस बी ब्लड पैनल के 3 परीक्षण क्या है? हेपेटाइटिस बी के सरफेस एंटीजन क्या है? हेपेटाइटिस बी के सरफेस एंटीजन क्या है? हेपेटाइटिस बी के कोर एंटीबॉडी क्या है? क्या हेपेटाइटिस बी के लिए कोई ब्लड टेस्ट है? हेपेटाइटिस बी ब्लड पैनल नाम का सरल परीक्षण है। इस टेस्ट को आपके डॉक्टर या समीप के क्लिनिक में किया जा सकता है। इस ब्लड पैनल के लिए 3 सामान्य टेस्ट होते हैं। डॉक्टर 6 माह बाद दोबारा ब्लड टेस्ट के लिए कह सकते हैं। यदि आप कुछ समय पहले ही हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड हुए हो तो आपको 4 से 8 सप्ताह हेपेटाइटिस बी के संक्रमण से मुक्त होने के लिए लग सकते हैं, या आपको क्रोनिक हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हो सकता है। आपके हेपेटाइटिस बी का टेस्ट के परिणामों को समझना कठिन है। आपकी जांच के बारे में आपको स्पष्ट रूप से ही समझना है। क्या आप हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हैं? क्या आप हेपेटाइटिस बी के संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं, या आपको क्रोनिक हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन है? आप अपनी जांच की लिखित रिपोर्ट मांगें जिससे आप समझ सकें कि कौन सा परीक्षण पॉजिटिव है और कौन सा परीक्षण नेगेटिव है। कौन से 3 परीक्षण हेपेटाइटिस बी ब्लड पैनल में होते हैं? चलिए जानते हैं। हेपेटाइटिस बी ब्लड पैनल में केवल खून का एक नमूना होता है, किंतु इसमें जांच पूरी करने के लिए 3 प्रकार की जांच होती है। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी, हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडी। What is the hepatitis B surface antigen? हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी क्या है? हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी पॉजिटिव परिणाम का अर्थ है कि व्यक्ति ने हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का सफलतापूर्वक प्रतिभाव दिया है अथवा हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन से संपूर्ण तौर पर मुक्त हो गए हैं। इस परिणाम का अर्थ है कि आप इन फ्यूचर में हेपेटाइटिस बी के संक्रमण से सुरक्षित हैं और आप किसी को संक्रमण नहीं दे सकते। हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडी क्या है? द हेपेटाइटिस बी एक एंटीबॉडी है तो वायरस का हिस्सा है, इससे रक्षण नहीं मिलता। एक पॉजिटिव और रिएक्टिव हेपेटाइटिस बी और एंटी हेपेटाइटिस बी टेस्ट का परिणाम
भूतकाल के या वर्तमान काल के संक्रमण बताते हैं। इस जांच का अर्थ है अन्य 2 टेस्ट के परिणामों पर आधार रखता है। यह सुरक्षित सरफेस एंटीबॉडी टेस्ट के पूर्व संक्रमण और रिकवरी बताते हैं। एक्यूट इन्फेक्शन से ग्रस्त व्यक्ति यह आमतौर पर वायरस के साथ दिखाई देता है। हेपेटाइटिस बी के साथ जीवन व्यतीत करना। क्या मैं हेपेटाइटिस बी संक्रमण से मुक्त हो पाऊंगा? एक्यूट और क्रोनिक हेपेटाइटिस बी में क्या अंतर है? यदि मुझे एक्यूट हेपेटाइटिस बी है तो क्या मैं बीमार हो जाऊंगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन से मैं पूरी तरह मुक्त हो चुका हूँ? यदि मुझे जांच से पता चले कि मैं एक्यूट हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरे क्रोनिक हेपेटाइटिस बी की देखरेख के लिए किस जांच का उपयोग करना चाहिए? क्या क्रोनिक हेपेटाइटिस बी का इलाज हो सकता है? क्या क्रोनिक हेपेटाइटिस बी के इलाज के लिए कोई मान्य दवाइयाँ हैं? क्या ये दवाइयाँ क्रोनिक हेपेटाइटिस बी का इलाज कर सकती हैं? यदि मुझे क्रोनिक हेपेटाइटिस बी का संक्रमण है तो क्या मुझे दवाइयाँ लेनी चाहिए? क्या क्रोनिक हेपेटाइटिस बी के लिए हर्बल दवाइयाँ या सप्लीमेंट लेना सुरक्षित है? लीवर के तंदुरुस्त रखने की टिप्स क्या है जिनको क्रोनिक हेपेटाइटिस बी है? यदि मुझे हेपेटाइटिस बी है तो क्या मैं रक्तदान कर सकता हूँ? इसके बारे में चलिए जानते हैं। ये जो सवाल है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि एक्यूट और क्रोनिक हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन में क्या अंतर है। हेपेटाइटिस बी संक्रमण वायरस होने के आरंभ में 6 महीनों में एक्यूट माना जाता है और औसत समय है जो हेपेटाइटिस बी की इन्फेक्शन से मुक्त होने के लिए लगता है। फिर भी यदि आप 6 माह के बाद हेपेटाइटिस बी वायरस पॉजिटिव है तो आपको क्रोनिक हेपेटाइटिस बी है ऐसा कहा जाएगा जो आजीवन रहता है। यदि मुझे एक्यूट हेपेटाइटिस बी है तो क्या मैं बीमार हो सकता हूँ? हेपेटाइटिस बी शांत संक्रमण है क्योंकि इसके कोई चिन्ह नहीं होते। अधिकतर लोग अपने आप को तंदुरुस्त समझते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें संक्रमण है। इसका अर्थ है कि अनजाने में दूसरों में वायरस फैलाते हैं। अन्य लोगों के हल्के चिन्ह होते हैं जैसे कि बुखार, थकान, जोड़ों में दर्द और भूख न लगना। वे समझते हैं कि उन्हें फ्लू है। कम सामान्य और अधिक गंभीर चिन्ह हैं। गंभीर रूप से जी में चलना, उल्टी होना, पीली आंखें और त्वचा जिसे कमला कहते हैं और फूला हुआ पेट, यह चिन्ह तत्कालिक सहाय मांगते हैं और व्यक्ति को अस्पताल में दाखिल करना होता है। मुझे कैसे मालूम हो कि मैं एक्यूट हेपेटाइटिस बी के संक्रमण से मुक्त हो गया हूँ? यदि आपके डॉक्टर ने आपके खून की जांच के बाद बताया है कि आपके शरीर में से वायरस खत्म हो गए हैं और एंटीबॉडीज़ तैयार हो गई है, आपको भविष्य में किसी भी हेपेटाइटिस बी संक्रमण से मुक्ति मिल जाएगी और आप किसी के लिए भी संक्रमित नहीं होंगे। यदि मुझे जांच के बाद मालूम हो कि क्रोनिक हेपेटाइटिस बी हो तो मुझे क्या करना चाहिए? यदि आपको जांच के बाद पता चले कि आपको 6 माह से अधिक समय से हेपेटाइटिस बी वायरस है तो आपको क्रोनिक हेपेटाइटिस बी है। आपको लीवर के विशेषज्ञ हेपेटोलॉजिस्ट से यह गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मुलाकात करनी चाहिए जो हेपेटाइटिस बी के बारे में जानता हो। यह विशेषज्ञ रक्त की कुछ जांच करवाएंगे और लीवर का अल्ट्रासाउंड करवाएंगे जिससे वह आपके लीवर की स्थिति जान सके, या आपके डॉक्टर वर्ष में 1 या 2 बार आपसे मिलना चाहेंगे जिससे वे आपके हेपेटाइटिस बी की स्थिति जान सके और तय करेंगे कि आपको इलाज से लाभ हो रहा है या नहीं। क्रोनिक इन्फेक्शन से असरग्रस्त अधिकांशतः लोग लंबे समय तक जीवित रहने की आशा रख सकते हैं। एक बार आपके क्रोनिक हेपेटाइटिस बी की पहचान हो जाए तो वायरस आपके खून में और लीवर में ही आजीवन रहेगा। यह जानना आपके लिए आवश्यक है। यदि आप अपने आप को बीमार महसूस न करते हो तब भी आप यह वायरस दूसरे लोगों को भी पास कर सकते हैं। इसलिए यह इम्पोर्टेंट है कि आपके घर के सभी लोगों का और आपके पार्टनर को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन दिया जाए। मेरे हेपेटाइटिस बी की देखरेख के लिए कौन सी जांच होनी चाहिए? हेपेटाइटिस बी पर देखरेख के लिए इलाज शुरू करने के पूर्व डॉक्टर आमतौर पर हेपेटाइटिस बी ब्लड पैनल, लीवर फंक्शन टेस्ट, हेपेटाइटिस बी एंटीजन, हेपेटाइटिस बी एंटीबॉडी, हेपेटाइटिस बी डीएनए क्वांटिफिकेशन,
वायरल लोड एंड इमेजिंग स्टडी ऑफ द लीवर, अल्ट्रासाउंड, फाइब्रोस्कैन, ट्रांजिट इलास्टोग्राफी और सीटी स्कैन या फिर बायोप्सी करते हैं। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी का कोई इलाज है क्या? क्रोनिक हेपेटाइटिस बी के इलाज के लिए क्या कोई मान्यता प्राप्त दवाइयाँ उपलब्ध हैं? चलिए जानते हैं। वर्तमान में हेपेटाइटिस बी का इलाज 2 भागों में बांटा गया है, इम्यूनोमोड्यूलर ड्रग्स और एंटीवायरल ड्रग्स। इम्यूनोमोड्यूलर ड्रग्स मतलब होता है यह इंटरफेरोटाइप ड्रग्स हैं जो इम्यूनी या रोग प्रतिरोधक सिस्टम को मजबूत करते हैं जो और हेपेटाइटिस बी वायरस को दूर करने में सहायक है। यह डोज खुराक के रूप में दिया जाता है, जैसे कि डायबिटीज़ के मरीजों को इंसुलिन देते हैं। यह वर्ष में 6 माह में एक बार दिया जाता है। अब है एंटीवायरल ड्रग्स। यह हेपेटाइटिस बी के वायरस को रोकता है और उसकी गति को कम करता है, जिससे लीवर पर सूजन कम होती है और लीवर को कम नुकसान होता है। इसे दिन में एक बार गोली के रूप में 1 वर्ष तक या उसके अधिक समय तक खाना होता है। यूनाइटेड स्टेट्स में वयस्क लोग जिनको क्रोनिक हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है उनके लिए 7 मान्य दवाएं हैं। इसमें 5 प्रकार के एंटीवायरल ड्रग्स हैं जिसे देने में 1 बार गोली के रूप में 1 वर्ष तक या उससे अधिक समय तक खाना होता है और 2 प्रकार के इम्यूनोमोड्यूलर ड्रग्स हैं जिन्हें इंटरफेरोन भी कहा जाता है, जो इंजेक्शन्स के रूप में 6 माह में 1 वर्ष तक दिए जाते हैं। ओरल एंटीवायरल टेनोफोविडिस्प्रोक्सिल यह एक प्रकार की गोली है जिसे दिन में 1 बार लेना होता है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसे 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक लेना होता है। यह प्रथम लाइन का इलाज माना जाता है और इसके परिणाम बेहतरीन होते हैं। यह एक प्रकार की गोली है जो काफ़ी आसानी से ले सकते हैं और इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। अब आता है एंटीकेविर। यह भी एक प्रकार की गोली है जिसे दिन में 1 बार लेना होता है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसे 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक लेना होता है। यह प्रथम लाइन का इलाज माना जाता है। इसके परिणाम भी बेहतरीन हैं। टेल्बीवुडिन यह भी एक प्रकार की गोली है जिसे दिन में 1 बार लेना होता है और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। इसे 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक लेना होता है। यह द्वितीय लाइन का इलाज माना जाता है और इसके परिणाम भी बेहतरीन है। अब आता है एडिफोविडिपिवॉक्सिल। यह एक प्रकार की गोली है जिसे दिन में 1 बार एडिफोविडिपिवॉक्सिल यह एक प्रकार की गोली है जिसे दिन में 1 बार लेना होता है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसे 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक लेना होता है। यह द्वितीय लाइन का इलाज माना जाता है और इसके परिणाम भी बहुत बेहतरीन है। लेमिवुडिन यह भी एक प्रकार की गोली है जिसे दिन में 1 बार लेना होता है। इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसे 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक लेना होता है। इस दवाई का आमतौर पर यूएस में उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि नई दवाओं से कम असरदार है और अधिकतर लोगों पर 1 या 2 वर्ष के अंदर ही इस दवाई की ओर असर नहीं रहता है। इम्यूनोमोड्यूलेटर पेगिलेटेड इंटरफेरोन आमतौर पर यह इंजेक्शन सप्ताह में 1 बार 6 माह से 1 वर्ष तक दिया जाता है और इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं जैसे कि फ्लू और हताशा। इंटरफेरोन अल्फ़ा आमतौर पर यह इंजेक्शन सप्ताह में कई बार 6 माह से 1 वर्ष तक दिया जाता है, किंतु यह इलाज लंबा चल सकता है। इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं जैसे कि फ्लू, हताशा, सर दर्द हो सकता है। ये पुरानी दवाई है जिसका अधिक उपयोग नहीं होता है। क्या यह दवाई क्रोनिक हेपेटाइटिस बी को ठीक कर सकती है? क्या यह दवाएं क्रोनिक हेपेटाइटिस बी को ठीक कर सकती है? जो कि यह दवाइयाँ इस बीमारी को संपूर्ण तौर पर ठीक नहीं करती हैं, सिवाय बहुत कम केस है जिसमें ठीक करना हेपेटाइटिस बी के वायरस को खत्म हो जाए
या एंटीबॉडी शरीर में तैयार हो जाए। यह वायरस के बढ़ने की गति को धीमा करती है और पिछली उम्र में लीवर को गंभीर नुकसान पहुंचाने के जोखिम को कम करती है। यदि मुझे क्रोनिक हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है तो क्या मुझे दवाइयाँ लेनी चाहिए? यह समझना आवश्यक है कि क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वाले हर व्यक्ति को दवाइयाँ लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको दवाई लेनी चाहिए या नहीं, इसके लिए अपने डॉक्टर से परामर्श करें। आपके डॉक्टर तय करेंगे कि आपको इलाज की ज़रूरत है या नहीं। आप लीवर के विशेषज्ञ डॉक्टर या ऐसे डॉक्टर से परामर्श करिए जो हेपेटाइटिस बी के बारे में जानकारी रखता हो। क्या मुझे हेपेटाइटिस बी संक्रमण के लिए हर्बल दवाइयाँ या सप्लीमेंट्स लेना सुरक्षित रहेगा? कई लोग हर्बल दवाइयाँ या सप्लीमेंट्स अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने और लीवर को मजबूत करने के लिए लेना चाहते हैं। समस्या यह है कि यह दवाएं बनाने वाली कंपनियों पर कोई नियमन नहीं है, जिसका अर्थ है कि इन दवाइयों की सुरक्षा और शुद्धता की जांच के लिए कोई सिस्टम नहीं है। इसलिए हर्बल दवाइयाँ और विटामिन सप्लीमेंट्स की गुणवत्ता एक बोतल से दूसरी बोतल में अलग होती है। इसके उपरांत हर्बल दवाइयाँ आपको दी जाने वाली हेपेटाइटिस बी के लिए डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयों में दखल कर सकती हैं अथवा दूसरी स्थिति का खतरा रहता है, जैसे कि आपके लीवर को वास्तविक रूप से नुकसान हो सकता है। ये दवाइयाँ क्रोनिक हेपेटाइटिस बी को ठीक नहीं करती। कई कंपनियाँ इंटरनेट पर और सोशल मीडिया के द्वारा अपने उत्पादनों के बारे में गलत प्रचार और वायदे करती हैं। ऑनलाइन किए गए दावों और फेसबुक पर मरीजों के निवेदन झूठे होते हैं और लोगों को हर्बल दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स खरीदने के लिए उकसाते हैं। याद रखें कि अगर यह आपको बहुत अधिक आकर्षित करते हो तो ये संभावित सही नहीं है। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वाले मरीजों को लीवर तंदुरुस्त रखने के लिए क्या करना चाहिए? क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वाले मरीजों को लीवर को स्वस्थ रखने के लिए दवाइयाँ लेना आवश्यक नहीं है, मगर उन्हें लीवर की रक्षा के लिए और अपनी तंदुरुस्ती सुधारने के लिए कई काम करने होते हैं, जैसे कि आपके लीवर विशेषज्ञ की या डॉक्टर की नियमित तौर पर मुलाकात करें, जिससे आपके लीवर की तंदुरुस्ती बनी रहे। हेपेटाइटिस ए वैक्सीन लें, जिससे आपका लीवर अन्य संक्रमण से बचा रहे। शराब और धूम्रपान से दूर रहे, क्योंकि ये दोनों आपके लीवर को नुकसान करते हैं, जो पहले से ही हेपेटाइटिस बी के वायरस के संक्रमण से नुकसान हो चुका है। हर्बल दवाएं, विटामिन सप्लीमेंट लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से परामर्श करें, क्योंकि कुछ दवाएं आपकी हेपेटाइटिस बी की दवाइयों के साथ दखल करेगी, जिससे आपके लीवर को अधिक नुकसान हो सकता है। आपके फार्मासिस्ट से काउंटर पर से ली गई दवाइयों के बारे में जानें, जैसे कि एसिटामिनोफेन, पैरासीटामोल और नॉन हेपेटाइटिस बी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, जिससे यह सुनिश्चित हो कि यह दवाएं आपके लीवर के लिए सुरक्षित है, क्योंकि कई दवाएं आपके लीवर के द्वारा प्रोसेस होती हैं। पेंट थिनर, ग्लू, हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट, घरेलू सफाई के उत्पाद, नेल पॉलिश रिमूवर्स और अन्य टॉक्सिक केमिकल्स को सूंघने या सांस में लेने से बचें, क्योंकि यह आपके लीवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फल, साबुत अनाज, मच्छी, चिकन और अधिक प्रमाण में सब्जियां जैसे तंदुरुस्त भोजन लें। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, पत्तेदार सब्जियां जैसे कि गोभी, ब्रोकली, फूल गोभी से लीवर को पर्यावरण के रसायनों से रक्षा मिलती है। कच्चे या कम पके हुए शेलफिश न खाएं, क्योंकि यह वाइब्रोवल्निफिक्स नामक विषाणु से संक्रमित हो सकते हैं, जो बहुत जहरीली है और लीवर को बहुत नुकसान पहुंचाती है। सूखे मेवे, मकई, मूंगफली, सोरगम, ज्वार, बाजरा खाने के पहले फफूंदी के बारे में जांच कर लें, क्योंकि अनाज को अगर भेज वाली जगह में रखा जाए तो उसे ठीक से बंद नहीं किया जाए तो फफूंदी की समस्या हो सकती है। यदि अनाज में फफूंदी हो तो उसमें एफ्लाटॉक्सिन का संक्रमण हो सकता है, जो लीवर के कैंसर के लिए जोखिम कारक माना जाता है। तंदुरुस्त भोजन, नियमित व्यायाम और आराम के द्वारा अपने तनाव का स्तर कम रखें। याद रखें कि आप जो खाते हैं, पीते हैं, सांस लेते हैं और त्वचा के द्वारा जो भी आपके शरीर में जाता है वह लीवर के द्वारा छाना जाता है। इसलिए लीवर की सुरक्षा आपके आरोग्य के लिए बहुत आवश्यक है। यदि मुझे हेपेटाइटिस बी हो तो क्या मैं रक्तदान कर सकता हूँ? चलो जानते हैं इस सवाल का जवाब। नहीं,
ब्लड बैंक हेपेटाइटिस बी संक्रमित लोगों का रक्त नहीं स्वीकारती है, चाहे आप तीव्र संक्रमण से पूरी तरह तंदुरुस्त हो गए हो। चलिए जानते हैं गर्भावस्था और हेपेटाइटिस बी। यदि मैं गर्भवती हूँ तो क्या मुझे हेपेटाइटिस बी की जांच करानी चाहिए? गर्भवती स्त्री के लिए हेपेटाइटिस बी की जांच क्यों आवश्यक है? क्या हेपेटाइटिस बी का संक्रमण मेरी गर्भावस्था पर असर कर सकता है? यदि मैं गर्भवती हूँ और मुझे हेपेटाइटिस बी है तो मैं अपने बच्चे को कैसे बचाऊँ? यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर वैक्सीनेशन। क्या गर्भावस्था के दौरान मुझे इलाज की ज़रूरत है? क्या गर्भावस्था के बाद मुझे इलाज की ज़रूरत है? यदि मुझे हेपेटाइटिस बी है तो क्या मैं अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती हूँ? ये सारे सवाल एक प्रेग्नेंट लेडी के माइंड में दौड़ते हैं। तो चलिए जानते हैं इन सवालों का जवाब। सबसे पहले जानेंगे, यदि मैं गर्भवती हूँ तो क्या मैं हेपेटाइटिस बी की जांच करा सकती हूँ? हाँ, सभी गर्भवती महिलाओं को हेपेटाइटिस बी की जांच करानी चाहिए। आपके नवजात शिशु को गर्भावस्था के दौरान या प्रसूति के दौरान वायरस लग सकता है। यदि आपके डॉक्टर जानते हैं कि आपको हेपेटाइटिस बी है तो वह आपको प्रसूति के समय योग्य दवाइयाँ दी जाए। इसका ख्याल रखेगा जिससे आपके नवजात शिशु को इन्फेक्शन से बचाया जा सके। यदि योग्य कार्य प्रणाली पर अमल नहीं किया जाए तो आपके नवजात शिशु को क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी होने की संभावना बढ़ जाती है। क्या हेपेटाइटिस बी संक्रमण मेरी गर्भावस्था पर असर कर सकता है? आपकी गर्भावस्था के दौरान हेपेटाइटिस बी का संक्रमण आप पर या आपके नवजात शिशु के लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपके डॉक्टर को आपको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन होने की जानकारी होनी चाहिए, जिससे वह आपको तंदुरुस्ती पर देखरेख कर सके और आपका बच्चा जन्म लेने के बाद संक्रमण से सुरक्षित रहे। यदि मैं गर्भवती हूँ और मुझे हेपेटाइटिस बी है तो मैं अपने बच्चे को कैसे बचाऊँ? यदि आपको हेपेटाइटिस बी है तो आपके डॉक्टर को आपकी हेपेटाइटिस बी एंटीजन और जांच का रिपोर्ट सकारात्मक आए तो आपको हेपेटाइटिस बी वायरल लोड ब्लड टेस्ट की जांच भी करानी चाहिए। कुछ केस में लेबोरेटरी की जांच के परिणाम बहुत ऊंचे वायरल लोड बता सकते हैं। ऐसे केस में आपके डॉक्टर एंटीवायरल ड्रग तीसरे 3 माह में देते हैं, जिससे नवजात शिशु के संक्रमण का जोखिम कम किया जा सके। यदि आपको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है तो आपके नवजात शिशु के प्रसूति के कमरे में ही फौरन 2 खुराक देनी चाहिए। प्रथम डोज हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का, एक हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन। यदि यह 2 दवाएं नवजात शिशु को जन्म के प्रथम 12 घंटे में ही दी जाए तो यह जीवन भर हेपेटाइटिस बी के संक्रमण से बचे रहने में असरदार है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि बाकी के हेपेटाइटिस बी की 2-3 खुराक वैक्सीन शेड्यूल के अनुसार दें। आपका शिशु हेपेटाइटिस बी से संपूर्ण सुरक्षित रहे, इसके लिए उसे तमाम खुराक समय पर दें। यह भी महत्वपूर्ण है कि हेपेटाइटिस बी से संक्रमित माता को होने वाले शिशु की 1 से 12 महीने की आयु में पोस्ट वैक्सीनेशन सीरोलॉजिकल टेस्ट कराया जाए, जिससे यह सुनिश्चित हो कि शिशु HBV से सुरक्षित है और उसे संक्रमण नहीं है। इसमें हेपेटाइटिस बी एंटीजन और हेपेटाइटिस बी टाइटर जांच शामिल है। अब जानते हैं कि आपके नवजात शिशु की सुरक्षा के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। भारत और अन्य देशों में पेंटावेलेंट वैक्सीन जो एक में 5 वैक्सीन शामिल है, बच्चे को 5 बीमारियों से सुरक्षा देती है, जैसे कि डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस एंड हेपेटाइटिस बी और HIV, और 6 सप्ताह से 1 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को दी जाती है। प्रथम खुराक 6 सप्ताह की उम्र में दिया जाता है। दूसरी और तीसरी खुराक 10 और 14 सप्ताह की उम्र में दिया जाता है। द प्रिवेंटिव वैक्सीन GAVI द वैक्सीन एलियंस द्वारा निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है। GAVI देश http://gavi.org/country/India पर से इम्यूनाइजेशन के स्रोत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
हेपेटाइटिस बी से संक्रमित माता के शिशु वैक्सीन के प्रथम खुराक के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि इससे बहुत देर हो जाएगी और बच्चे को हेपेटाइटिस बी के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन से बचा नहीं सकते, क्योंकि तब तक वह हेपेटाइटिस बी से क्रॉनिकली इन्फेक्टेड हो जाएंगे। WHO की सिफारिश है कि सभी बच्चों को उनके जन्म के 24 घंटों के अंदर हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन दिया जाना चाहिए। पहले से आयोजन करें और इस वैक्सीन की उपलब्धता और कीमत के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें, क्योंकि यह वैक्सीन गेवी द्वारा उपलब्ध नहीं होता है। यह हेपेटाइटिस बी के संक्रमण से ग्रस्त महिलाओं के लिए आवश्यक है। यदि आप हेपेटाइटिस बी की स्थिति के बारे में निश्चित रूप से नहीं जानते तो आप अपने डॉक्टर से हेपेटाइटिस बी के लिए जांच करवा लें। जिन बच्चों को पेंटावेलेंट वैक्सीन नहीं दी गई है, उन बच्चों को मोनोवेलेंट HBV वैक्सीन उनके जन्म के 12 घंटों के अंदर देना चाहिए। हेपेटाइटिस बी के बाकी के 2 से 3 खुराक शेड्यूल के मुताबिक दें। जिन बच्चों को पेंटावेलेंट वैक्सीन दी गई है, उनको प्रथम हेपेटाइटिस बी मोनोवेलेंट HBV वैक्सीन जन्म के 12 घंटों के अंदर देनी चाहिए और HBV वैक्सीन का दूसरी और तीसरी खुराक पेंटावेलेंट वैक्सीन के प्रथम और दूसरी खुराक में मिलाकर दें। CDC की सिफारिश है कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और HBIG वैक्सीन दोनों बच्चों के जन्म के 12 घंटे के अंदर दिए जाने चाहिए। HBIG सभी देशों में उपलब्ध नहीं है। क्या आप जानते हैं कि क्या मुझे गर्भावस्था के दरमियान इलाज की आवश्यकता है? गर्भावस्था के दौरान हेपेटाइटिस बी के संक्रमण से आपको और आपके गर्भ में रहे शिशु को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपके डॉक्टर के लिए आवश्यक है कि उसे आपके हेपेटाइटिस बी के संक्रमण के बारे में जानकारी हो। चलिए जानते हैं कि क्या मुझे प्रसूति के बाद, ये सवाल होता है प्रेग्नेंट लेडी का, कि क्या मुझे डिलीवरी के बाद चिकित्सा की आवश्यकता है? यदि आपको गर्भावस्था के दौरान एंटीवायरल दिए गए हैं तो आपको एल्ट की जांच हर 3 महीने से करवानी है, जो एंटीवायरल चिकित्सा बंद होने के बाद 6 महीने तक करवानी है। अधिकतर महिलाएं जिनकी जांच की रिपोर्ट में सक्रिय बीमारी दिखाई न दे तो आपके चिकित्सक आपको लीवर के स्पेशलिस्ट से मिलने की सलाह देंगे। सभी केस में यह बहुत आवश्यक है कि आपका OB और आपके नवजात शिशु के चिकित्सक को आपके हेपेटाइटिस बी की स्थिति के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि आपके नवजात शिशु को जन्म के समय योग्य वैक्सीन दिए जा सके और आपका शिशु आजीवन हेपेटाइटिस बी संक्रमण से बचा रहे और आपका भी योग्य चिकित्सा मिले। यदि मुझे हेपेटाइटिस बी है तो क्या मैं अपने बच्चों को स्तनपान करा सकती हूँ? ये सवाल भी एक डिलीवरी होने के बाद एक माँ यानी कि बच्चे की माँ के मन में हमेशा रहता है कि अगर मुझे हेपेटाइटिस बी है तो क्या मैं अपने बच्चे को दूध पिला सकती हूँ? तो चलिए जानते हैं इसका जवाब। स्तनपान के लाभ संक्रमण के जोखिम की संभावना से कहीं अधिक है और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सभी शिशु को जन्म के समय हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन दिया जाए। भविष्य के जोखिम की संभावना कम हो जाती है, तो स्तनपान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपने बच्चों को स्तनपान जरूर कराना चाहिए। अगर आप लोगों को हेपेटाइटिस से रिलेट कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।